हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे साइंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, फिजिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, इन सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आप 11th क्लास के साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी साइंस में भी रुचि बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। आप 10th तक सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हुए आए हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको आप साइंस के अंदर ही पढ़ते थे। लेकिन अब आपने 11th में स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम चूज़ की है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स के अंदर है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ही इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये आपकी साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। इसीलिए हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड या फर्स्ट चैप्टर में आने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंस क्या है। हम स्टार्ट करेंगे साइंस से, फिर धीरे धीरे आएंगे फिजिक्स के ऊपर। तो साइंस की बात करें तो साइंस जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ब से ड्राइव हुआ है। लैटिन वर्ब सिंटिया, लैटिन वर्ब है सिंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। इसीलिए कहते हैं साइंस का मतलब है अपने आसपास की चीज़ों को, उन फिनोमिना को, उनको समझना कि वो एक्चुअल में है क्या। तो साइंस की मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो इट इज़ द सिस्टमैटिक understanding of natural phenomena in detail so that they can be predicted, controlled and modified। मैंने आपके सामने एक साइंस की डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो आपके आसपास जो फिनोमिना हो रहे हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे में अंडरस्टैंड करना, सो डैट ताकि हम उनको प्रिडिक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके और मॉडिफाई कर सके। कैसे? एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं इनको कि हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रिडिक्टेड। ये जो है आया हुआ है वर्ड प्रिडिक्शन से, मतलब चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, पहले ही बताना। तो आपने देखा होगा कि साइक्लोन आने वाला है, बारिश आने वाली है, कल मौसम कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा, अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारे फिनोमिना जो है हम टेक्नोलॉजी, साइंस की मदद से पहले ही उनको प्रेडिक्ट कर देते हैं, बता देते हैं। जैसे प्रेडिक्ट करना साइक्लोन के बारे में, वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, वेदर के बारे में, ये सब किसके अंदर आता है? प्रेडिक्टेड, कि हम उनको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल, ये बना है कंट्रोल वर्ड से। तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है हमारी अर्थ। आपने अभी रिसेंट में एक न्यूज़ सुनी थी कि 29 अप्रैल को क्या होगा कि धरती से एक जो है एस्टेरॉयड टकराएगा और ये होगा, ये वो, आपने ये सब न्यूज़ सुनी होंगी। ठीक है, वो न्यूज़ सारी फेक थी। अगर ऐसा सच में होता कि पहली बात तो वो अर्थ के पास से जा रहा था,
दूसरी बात, अगर वो अर्थ की तरफ आ भी रहा होता तो क्या होता? सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टर्म्स के बारे में। एक होता है मीटियोरॉइड और एक होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब क्या है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज के जो रिमेन्स हैं, जो डेब्रिस, जो बच जाते हैं टुकड़े, उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड जो है वो आपका जो प्लैनेट है मार्स और जुपिटर, इसके बीच में मोस्टली पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि मीटेरॉइड क्या है। मीटेरॉइड क्या है कि जो स्पेस में डस्ट वगैरह है या छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब वो मिलके एक बड़ा जो है रॉक टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे कहते हैं मीटेरॉइड। अब बात करते हैं कि अगर ये मीटेरॉइड है, ये अर्थ की तरफ आ रहा है, हम बात कर रहे हैं ये अर्थ की एटमॉस्फेयर मान लीजिए, तो ये मीटेरॉइड है। जैसे ही ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसको हम बोलते हैं मीटियोर। जैसे ही ये एंटर करता है, और ये मीटियोर ही रहता है। जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, कोई एयर नहीं थी, ठीक है, इसको रोकने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर में है एयर, और एटमॉस्फेयर में एयर के अगर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे टकराने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये फायर कैच कर लेता, मतलब ये फ्रिक्शन होता जाता है और ये साइड से जो है कम होता चला जाता है। और अगर ये अर्थ तक पहुंचने से पहले ही पूरा वैनिश हो जाए तो ये क्या रहेगा, मीटियोर ही रहेगा। लेकिन अगर ये इतना बड़ा हुआ, अगर ये लार्ज हुआ, अगर ये लार्ज हुआ, लार्ज मीटियोरॉइड हुआ या फिर एस्टेरॉइड हुआ, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक सरफेस तक आते आते भी अगर ख़त्म नहीं होगा तो ये अर्थ से टकरा जाएगा, और उस टाइम पे हम इसे कहते हैं मीटियोराइट। उसे क्या कहते हैं, मीटियोराइट। अगर ये यहाँ तक भी वैनिश ना हो और अर्थ से टकरा जाए, तो उम्मीद आपको ये टर्म समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई मीटियोरॉइड या एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा भी रहा होता 29 अप्रैल को, तो क्या वो सच में टकराता और अर्थ खत्म हो जाती? देखते। तो यहाँ पे मान लो एस्टेरॉइड कोई आ रहा था, आपने देखा होगा कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, पता होगा इसके बारे में सबको, ठीक है। तो नासा, या अगर मैं बात करूं इसरो, या और जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं, इनके पास आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है कि अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आता है, पहली बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये रॉकेट, मिसाइल ये लॉन्च करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही उससे टकराए, जिसकी वजह से ये टूट के जो है इधर उधर चला जाए, अर्थ की तरफ ना आए। तो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एस्टेरॉइड आ रहा था ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन हमने साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको कंट्रोल कर दिया। तो हम ऐसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई, ठीक है, यहां पे वर्ड आ रहा है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है अपने अनुसार, या हमें जब कोई चीज चाहिए हम उसको उस टाइम पे क्रिएट कर सकें, लेकिन वो है नेचुरल। तो यहाँ पे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाउड सीडिंग। क्या है? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि रेन एक नेचुरल फिनोमिना है। क्या होता है कि छोटे छोटे इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ऐसे फिनोमिना की वजह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर उठ जाते हैं, कंडेंस होते हैं, क्लाउड बनते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वो कंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है वाटर का, तो वो रेन, हेल, स्टॉर्म, ऐसी स्नो, इनकी फॉर्म में नीचे आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्लाउड सीडिंग क्या है कि अगर रेन नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है तो आर्टिफिशियल तरीके से हम रेन करवाते हैं। कैसे? मान लो ये आपके क्लाउड्स हैं, तो कुछ केमिकल्स जो है एरोप्लेन वगैरह की मदद से
इन क्लाउड्स पे स्प्रिंकल किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सॉलिड CO2, ठीक है, या फिर ड्राई गैस। तो ये मेन केमिकल हैं। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड, ये सब भी यूज किया, लिक्विड प्रोपेन, ये सब भी यूज किए जाते हैं, ये मेन है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये स्प्रिंकल होते हैं तो जो बहुत दूर दूर वाटर की ड्रॉपलेट्स थी वो कंडेंस हो जाती हैं और उसकी वजह से हैवी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है। और कई बार अगर ज़्यादा क्लाउड सीडिंग करोगे तो स्नो भी आ सकती है, ज़्यादा कंडेंस होके वो स्नो की फॉर्म जो है ले लेते हैं। इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी जो है कई बार यूज़ की जा चुकी है, तो इसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। तो हम साइंस का यूज़ करके जो बारिश नहीं आ रही थी या कम हो रही थी तो हम उसको भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको साइंस समझ में आया होगा कि साइंस में एक्चुअल में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, लेकिन वहीं हम प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की बात करूँ तो इससे नेचुरल फिनोमेना पे अफेक्ट होता है जो नेचुरली हो रहे थे। उससे जो रेन साइकिल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, एनवायरमेंटल बैलेंस, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये आपको भी पता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। साइंस के अंदर अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूं, हालांकि साइंस हर चीज़ में, जैसे आपने सुना होगा होम साइंस, सोशल साइंस, ये भी साइंस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरल साइंस की, जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल चीज़ों की जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है। तो नेचुरल साइंस की बात करूं तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जो हमें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए नहीं, बल्कि फिजिक्स जो है इन तीनों ब्रांचेस में जो है थोड़ा सा ऊपर आती है, तीनों ब्रांचेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम फिजिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स जो है ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? फुसीक, ठीक है, फुसीक से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। तो आप इससे फिजिक्स के बारे में समझ ही गए होंगे कि नेचर, नेचुरल फिनोमिना, इन सब की स्टडी करना किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड देयर, या फिर कर सकते हो द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन टू डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। इसका मतलब क्या? नेचर को स्टडी करना और उनको अप्लाई करना जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं इनके ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स को फर्दर किन किन ब्रांचेस या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आपकी जो फिजिक्स है उसको फर्दर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। वन इज क्लासिकल फिजिक्स, एज द नेम सजेस्ट कि जो पहले के साइंटिस्ट जिस पे ज़्यादा रिसर्च करते थे, और वन इज मॉडर्न फिजिक्स।
जो आज की डेट में चल रही है। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, जो क्लासिकल फिजिक्स है ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन को कवर करती है, और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन को कवर करती है। मैक्रोस्कोपिक जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं या जो साइज में बड़े हैं एज अकॉर्डिंग टू अस, माइक्रोस्कोपिक के अंदर जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो फर्दर ब्रांचेस आती हैं, सबसे पहली आती है मैकेनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स एंड द वन इज थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन, न्यूटन लॉज, मूवमेंट, काइनेमेटिक्स, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आपने 10th में भी थोड़ा सा देखा था, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की सारी प्रॉपर्टीज, क्या क्या वो फिनोमिना शो करती है। थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो इसके अंदर हम टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स, आपको मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये आपको क्लास 11th की फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये आपको क्लास 12th की फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर या माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर एक ही सब ब्रांच है, वो क्या है, क्वांटम फिजिक्स। वो क्या है, क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स है ये आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी पढ़ने को मिलेगी, बाकी आप कॉलेज के अंदर हायर लेवल पे इसको स्टडी करते हो। इसके अंदर यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है क्वांटम, इसका मतलब है ये बना है क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के अंदर चीज़ों को एक कंटिन्यूअस अप्रोच की बजाय एक डिस्क्रीट अप्रोच दी गई है छोटे छोटे पैकेट्स में, जैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या ये सब, तो वो एक ऐसे कहा गया कि स्मॉल पैकेट्स में वो प्रेजेंट है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। तो हम इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं और यही आज जो है ट्रेंडिंग के अंदर है। ये हम पहले के साइंटिस्ट इस पे ज़्यादा रिसर्च करते, अब जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये थे फिजिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं या जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं उनका जो मेन एम होता है वो दो बेसिक अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक अप्रोच ऑफ फिजिक्स। दो जो है थ्योरीज कह सकते हो, या एक तरीके से दो टॉपिक्स पे जो है ये डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहली है यूनिफिकेशन और सेकंड है आपकी रिडक्शन। जो यूनिफिकेशन की थ्योरी है ये क्या कहती है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को मिलाना या एक साथ कर देना। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन का क्या मतलब है कि जितने भी जो स्टडी करते हैं फिजिक्स को, उनका मेन एम ये रहता है कि जितने भी वो मैक्सिमम चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, मैक्सिमम नेचुरल फिनोमिना, मैक्सिमम नेचर को वो कम से कम लॉज के अंदर वो उसको कंपाइल कर सकें, कम से कम लॉज से उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो इनकी जो मेन अप्रोच रहती है कि यूनिवर्सल लॉज बनाए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट maximum natural phenomena
कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग सम बेसिक यूनिवर्सल लॉज। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप जो चीज़ें फॉल करती हैं, जैसे एक ट्री से एप्पल गिरता है, उसके अलावा मून जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ या अदर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये सारे फिनोमेना हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी यूनिफिकेशन के अंदर आ रहा है कि एक यूनिवर्सल लॉ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने रिसेंट जो है एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिनकी डेथ हो चुकी है, वो क्या है, कौन है, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का आपने नाम सुना होगा। जब इनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे ये एक बुक के ऊपर काम कर रहे थे, एक थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसके अंदर इनका मेन जो एम ये था कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं या आगे भी होंगे, उनको ये एक सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर ये चीज़ सक्सेस हो जाती है तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतने एक ही थ्योरी से आप सब एक्सप्लेन कर पाओगे। तो नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन की जो अप्रोच है ये क्या कहती है कि अगर आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो आप उसको एज अ सिंगल फिनोमिना की जगह उसको पार्ट्स में ब्रेक करके डील करो, तो उससे प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये है थ्योरी ऑफ रिडक्शन, या रिडक्शन का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, इट एम्स एट डीलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कि कैसे जो है रिडक्शन की थ्योरी ये काम करती है। तो मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक स्लिंग शॉट है, जिसे आप हिंदी में गुलेल कहते हैं। तो आपने इससे एक पत्थर को फेंका, तो पत्थर कुछ ऐसे गया, ग्राउंड से टकराया, उसके बाद रोल करता हुआ चला गया, यहाँ पे नीचे खाई थी, यहाँ से वो पत्थर ऐसे गिर गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे सिस्टम का मुझे बताओ कि जो है पत्थर ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना टाइम लगा उसे वहाँ तक जाने में, तो अगर आप एक सिंगल फॉर्मूले से इसको अप्रोच करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। आपको इसे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, एक मोशन हो रहा है प्लेन के अंदर। ठीक है, प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। जब आप 11th क्लास में ही पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे आप न्यूटन लॉ लगाओगे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, आप इसको मतलब एक सिंगल फॉर्मूले से आप इसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम इनको पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं, इसी को कहते हैं रिडक्शन की अप्रोच। ठीक है, तो ये जो बेसिक अप्रोच है इन्हीं पे जो है फोकस किया जाता है कोई भी लॉ बनाते टाइम या कोई भी स्टडी करते टाइम फिजिक्स के अंदर। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या होता है
जब हम स्कूल में थे या आप होंगे, तो अगर आपको मैं ऐसे बोलूँ स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो आपके भी दिमाग में आएगा कि फिजिक्स करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है इसका, आगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स की रेंज क्या है, मतलब फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। तो अभी आपने पीछे देखा जब मैंने ब्रांचेस किया था कि क्वांटम से लेके मैकेनिक्स से लेके बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज तक फिजिक्स लगती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास की टर्म्स में कि फिजिक्स की रेंज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन से लेके जिसका मास होता है 10⁻30 के अप्रॉक्स, -30 -31 से लेके, और बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज जिनका मास रहता है 10⁻55 kg। तो देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से लेके बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज तक फिजिक्स की अप्रोच है, स्कोप है, रेंज है। उसके बाद अगर मैं साइज़ की टर्म्स में बात करूं, तो साइज़ की टर्म्स में 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻26 या 10⁻27 मीटर तक इसकी रेंज है। 10⁻15 मीटर क्या है, आपने एटम पढ़ा है कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व करते हैं, तो ये पूरा एक एटम है। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये होता है आपका 10⁻⁻15, मतलब 1 फर्मी के आसपास। और पूरे इलेक्ट्रॉन की साइज की बात करें होता है लगभग 10⁻⁻10 के आसपास, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियस से साइज से लेके ये जो है ये है आपका साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जहाँ तक आपने यूनिवर्स को देखा है या आप देख सकते हो वहाँ तक फिजिक्स लगती है। इसका मतलब जो आप नहीं देख सकते से जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक स्कोप ऑफ फिजिक्स है, वहाँ तक फिजिक्स लगती है। हम इस चैप्टर का एक और सेशन लेंगे जिसमें हम इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इस चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए, हम उनके साथ इसको ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।